बहुत बहुत स्वागत है आपका दी रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। और मैं एंडी हूँ और आज हम बात करने वाले हैं हमारा इंटरनेट कैसे वर्क करता है। तो कई सारे व्यक्ति नहीं जानते हैं हमारा इंटरनेट कैसे वर्क करता है, तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आप लोगों को क्या लगता है कि आपका इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू आता है आप तक, बट ये पूरी तरीके से सच नहीं है। मेनली सैटेलाइट के थ्रू जो इंटरनेट एक्सेस किया जाता है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्राइवेट कंपनी जिसने अपना सर्वर लगा रखा हो वो यूज करती है। बाकी जिसका अपना सैटेलाइट हो, बाकी कोई बंदा सैटेलाइट इंटरनेट का इतना यूज नहीं करता है। बेसिकली हम आम लोग किस टाइप का इंटरनेट यूज करते हैं हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए ये है आपका नेटवर्क टावर और ये है आपका फोन। आपके फोन से नेटवर्क टावर में डेटा का आदान प्रदान होता है, जिसके बाद आपका जो डेटा है वो आता कहाँ से है, मेन चीज ये है। तो यहाँ से डाटा हमारे पास आता कैसे है, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो कंट्रीज है, ये कंट्री हो गई, ये दो दूसरी कंट्री हो गई। मान लीजिए यह है इंडिया, यह है अमेरिका। ठीक, मान लिया अमेरिका में हमारा यूट्यूब का एक डेटाबेस है। ठीक, हमने इंडिया से लेके अमेरिका तक समुद्र के थ्रू तारे बिछा रखे हैं, ऑप्टिक फाइबर्स। जी हाँ, समुद्र के थ्रू तारे बिछा रखे हैं अमेरिका तक, ऑप्टिक फाइबर्स, जिनके थ्रू हमारा डेटा वर्क करता है, इंटरनेट वर्क करता है। अब क्या होता है, जो बंदे इस तारों को बिछाते हैं वो हमसे डेटा चार्जेस लेते हैं। बेसिकली एक तरीके से इंटरनेट फ्री है, बस हमारे से वो बंदे चार्ज लेते हैं जिन्होंने इन तारों को बिछा रखा। तभी आपने देखा होगा जियो ने हमें काफी सस्ता इंटरनेट दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने खुद की तारें बिछा रखी हैं, जिसकी वजह से वो इंटरनेट इतना सस्ता कर पाया। अब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तारे बिछी हुई, जिसके थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंटरनेट चलता है, डेटा को लिया लाया या ले जाया जा सकता है। अब मान लीजिए ये कंट्री में यूट्यूब हमें क्यों फ्री में देगा अपना डेटा। तो मेनली यूट्यूब इसलिए डेटा देगा क्योंकि उसे ऑडियंस चाहिए, उसे विजिटर्स चाहिए उसकी साइट पे। तो वो क्या कहेगा, अंबानी से, जी सर आप मेरा डेटाबेस ले लीजिए, आप देखिए अपने वहाँ ब्रॉडकास्ट कीजिए, अब मेरे डेटाबेस से जो भी करना है। अब जब यहाँ पे उसका यूट्यूब ऐप इंडिया में भी चलेगा तो इंडिया से भी व्यूज आएंगे। इंडिया में अगर वो कोई ऐड लगाएगा, कोई बंदे इससे ऐड देते हैं, तो वो इंडिया में भी ऐड शो करेगा। इंडिया से भी कुछ बंदे उस ऐड को देख के कोई ना कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे, तो जिससे यूट्यूब को ही बेनिफिट होगा। और अंबानी को क्या बेनिफिट होगा, वो आपको डेटा सेल कर रहा है, उस डेटा के बदले में आपसे पैसे ले रहा है, उसका अंबानी को बेनिफिट हो गया। अब बेसिकली क्या होते हैं, ये जो तारें होती हैं काफी पतली होती है, ऑप्टिक फाइबर्स होती है, और कई सारी ऐसे बिछाई जाती है अलग अलग देशों के बीच में, जिसके थ्रू हमारा डेटा वर्क करता है। बेसिकली सैटेलाइट के थ्रू जो होता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बड़ी बड़ी जो इस इंटरनेट का यूज करती हैं सैटेलाइट के थ्रू। बेसिकली हम लोग सिर्फ ये केबल वाले यूज करते हैं इंटरनेट, कि समुद्र के थ्रू वायर्स जो बिछी हैं उनके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो इसी वजह से कई बार हमारा इंटरनेट स्लो भी हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप प्रॉक्सी लगाए थे तो आपका इंटरनेट स्लो हो जाता है। ऐसे में क्यों होता है स्लो? क्योंकि देखो कि मैंने एक और देश बना लिया, एक और देश बना लिया, मान लो यूट्यूब ने अपना एक डेटाबेस दिल्ली में भी लगा रखा है, कहीं भी लगा रखा है, मुंबई में लगा रखा है। ठीक, तो अब क्या होगा, जब कोई चीज फाइंड करनी होगी तो डायरेक्ट ये यहाँ आएगा और यहाँ से फाइंड कर लेगा। बट जब आप वीपीएन लगा दोगे तो क्या होगा, पहले ये इस कंट्री, फिर इस कंट्री, फिर इस कंट्री जहाँ का आपने वीपीएन लगाया, मान लो यहाँ का लगाया, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आया, एक वीपीएन लगाया तो, और फिर यहाँ से फिर वापस आप पे आएगा। तो इसमें क्या होगा, ये घूम जाएगा, तो इंटरनेट आपका स्लो हो जाएगा। मतलब जैसे आपने लगा दिया वीपीएन मान लो इजराइल का, तो आपका यहाँ से इंटरनेट आया, इजराइल तक गया, इजराइल में यूट्यूब को फाइंड किया, सर्च किया, फिर आपको वहां से रिक्वेस्ट आएगी। तो इससे क्या होता है, आपका इंटरनेट हो जाता है एकदम स्लो, बिल्कुल स्लो, जिस वजह से हम देखते हैं कि जब भी प्रॉक्सी वीपीएन यूज करते हैं तो कई बार इंटरनेट स्लो हो जाता है। तो यही वजह होती है कि हमारा इंटरनेट स्लो होने का। और कई बार हमारा इंटरनेट फास्ट हो जाता है, ऐसे क्या होता है कि वो पास के सर्वर जो होते हैं उनसे कनेक्ट हो जाता है, तो इस वजह से फास्ट हो जाता है कई बार। ठीक, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा एक डायग्राम जिसमें हमें दिखा रखा है इंटरनेट की वायरें, जो कि हमारा मेन देखिए स्टेशन मुंबई में दिखा रहा है ये, एक मिनट सॉरी,
मैं इसे जूम करता हूँ। तो ये देखिए, ये रहा, इस जगह पर है हमारा। अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पर हमारा जो है मेन डेटा आ रहा है। ये वायर्स हैं अलग अलग ऑप्टिक फाइबर्स की, जिनके थ्रू हमारा इंटरनेट वर्क कर रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए अलग अलग कंट्रीज में जुड़ा हुआ है ये। तो इन्हीं के थ्रू हमारा इंटरनेट वर्क करता है। जहाँ भी कोई भी डेटा बेस हो, इन्हीं के थ्रू एक्सेस किया जाता है। ये देखिए कितना बड़ा जाल सा है ये, आप देख सकते हैं। तो इसी के थ्रू पूरा हमारा जो इंटरनेट है वो वर्क करता है, बड़े बड़े एरियाज में, अलग अलग जगहों में। तो ये देखिए, आपको यहाँ आधे से ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। आप चाहे तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। देखिए, हांगकांग, इटली, इंडिगो, और भी बहुत सारी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा हमारा इंटरनेट किसके थ्रू वर्क करता है। बेसिकली मेनली हमारा इंटरनेट जो है वो समुद्र में बिछी हुई तारों के थ्रू वर्क करता है, जिन्हें हम ऑप्टिक फाइबर्स कहते हैं। और मेनली जो हमारे से चार्जेस लिए जाते हैं वो थोड़ा तो इनके मेंटेनेंस के लिए चार्ज लिए जाते हैं। क्योंकि देखो, अगर ये ऑप्टिक फाइबर खराब हो गई, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट सकती है ना, अगर ये खराब हो गई तो हमारा इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो इनके मेंटेनेंस के लिए एक अलग से इन्होंने सर्वर बना के रखा होता है। अगर मान लो आपका ये है, मैं आता हूँ, ये है मुंबई। अगर बाई चांस मुंबई का सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डेटा लोड इन पे बढ़ जाएगा। बट अभी इन पे इतना डेटा लोड नहीं है, क्योंकि मेनली जो भी डाटा है इंडिया का, ये डायरेक्ट मुंबई के सर्वर से ही आता है। ये चेन्नई का है। और ये एक सेकंड टैप करते हैं, देखिए ये पुडुचेरी का है। ये देखिए, तो ये देखिए अलग अलग ऐसे आपको, एक सेकंड, हाँ, ऐसे अलग अलग आपको दिख जाएंगे अलग अलग जगहों के, जो जो हमारे पूरे सर्वर है। मुंबई का एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल 6 सर्वर है हमारे पास, जो कि दिखा रहा है 6। और एक बांग्लादेश में भी है, मगर ये बांग्लादेश अलग हो गया। हाँ, तो 6 है हमारे पास टोटल सर्वर्स, जिनके थ्रू हमारा डेटा वर्क कर रहा है। अगर हमारा बाई चांस कोई भी एक सर्वर क्रैश होता है तो बाकियों से भी हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। मगर इंटरनेट स्पीड पे इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि मेन जो डाटा है वो मुंबई से आता है हमारा। मेनली जो सारा डाटा ट्रैफिक है वो मुंबई से ही होते हुए जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा हमारा इंटरनेट कैसे वर्क करता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ये रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। मैं एंडी हुक, और आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क के बारे में। तो जानते हैं नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क एक कंप्यूटर्स की श्रृंखला है, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मतलब कि नेटवर्क को इस तरीके से समझ सकते हैं कि 4-5 कंप्यूटर्स का ग्रुप जो एक दूसरे से कनेक्ट है वो नेटवर्क कहलाएगा। और नेटवर्क को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 5-6 कंप्यूटर्स का ग्रुप है जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे से, और अपना डेटा एक से दूसरी जगह शेयर कर रहा है, अपने कोई डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रिंटर एक कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है, बट बाकी कंप्यूटर पे भी उसका एक्सेस बन जाता है। वो नेटवर्क के थ्रू होता है, प्रिंटिंग शेयरिंग के थ्रू। तो यही नेटवर्क क्या चीज़ है, नेटवर्क मेनली है कि आपका बहुत सारे कंप्यूटर की श्रृंखला नेटवर्क है। मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ कई सारे कंप्यूटर हैं जो कि एक चीज से कनेक्टेड है। हमने इसे मान लिया राउटर, मान लीजिए यह है राउटर, यह है राउटर, और इस राउटर से इतने सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं आपस में। और कंप्यूटर के साथ में मोबाइल डिवाइस भी कनेक्ट है, या कोई और चीज कनेक्ट है, प्रिंटर कनेक्ट है। ऐसे ही सब जो कनेक्ट है ये पूरा एक बनाएगा आपका नेटवर्क। अब जो वायर के थ्रू कनेक्ट होता है नेटवर्क, और जो सिर्फ हमारे होम होम के लिए होता है, वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि होता है लैन, जो सिर्फ हम होम होम में यूज करते हैं लैन वायर के थ्रू कनेक्ट करके। इसकी स्पीड 10 Mbps से 1 Gbps तक होती है, अगर आप गीगा फाइबर का यूज कर रहे हैं तो। अब इसके बाद बात आती है मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है, पहले तो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क था, जो कि सिर्फ हमारे घर में जितने कंप्यूटर कनेक्ट थे उनसे ये नेटवर्क बन रहा है। और दूसरे वाले में होता है कि आपकी एक सिटी है, उसमें जितने कंप्यूटर कनेक्ट हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इंटरनेट शेयर किया जा रहा है वहाँ पर, और राउटर के थ्रू वो कनेक्शन बना रहे हैं, राउटर और स्विचर के थ्रू कनेक्शन बन रहा है, जिससे सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं।
तो ये था आपका मैन, ठीक। और उसके बाद आपका आता है थर्ड, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क एक कंट्री क्या देख सकते हैं आप, पूरे वर्ल्ड वाइड में देख सकते हैं आप, मतलब कि जहाँ एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे इंटरनेट कनेक्ट होता है। जैसे कि मैंने, आपने अगर मेरे इंटरनेट वाली वीडियो पहले देख रखी है तो उसमें मैंने बता रखा है कि वायर्स बिछी हुई हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में, जिसके थ्रू डेटा का आदान प्रदान होता है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी देश है, वहां से वायर बिछी हुई है, जैसे कि यह है, यहाँ से यहाँ वायर बिछी है, यहाँ से यहाँ वायर 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 है, यहाँ वायर है, इस तरीके से, इस तरीके से ये पूरा वाइड एरिया नेटवर्क में आया, जिसमें बहुत सारी चीजें कवर की गई हैं। तो ये आया आपका वाइड एरिया नेटवर्क। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे नेटवर्क। बहुत बहुत स्वागत है आपका दी रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। और मैं एनडी ऊपर आज हम बात करने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने पहले नेटवर्क के बारे में जाना, नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट कैसे वर्क करता है। तो आज हम बात करते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। तो चलिए जानते हैं। आईपी एड्रेस को जानने से पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए ये 4 पीसी हैं एक राउटर से कनेक्ट हुए, जो कि एक नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक। अब क्या हुआ, पीसी वन ने यहाँ से एक फाइल सेंड की, ठीक, किसको, पीसी फोर को। ये फाइल गई राउटर में। अब राउटर को कैसे पता कि वो फाइल पीसी फोर, ये है पीसी फोर और इसको भेजना है। वो हो सकता है यहाँ भेज दे, यहाँ भेज दे, कहीं भी भेज दे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं आईपी का, ताकि हर बंदे को आईपी मिल जाए एक एक, जिससे कि हर किसी का वेरिफिकेशन हो पाए। अब जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आपके घर पे कोई मेल आता है, सॉरी कोई लेटर आता है आपके घर पे, ठीक। तो वो कैसे आता है, वो आपका लेटर लेके आता है आपका पोस्टमैन। उसे कैसे पता कि आपका घर यही वाला है, कोई दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो आपके मेल के ऊपर लिखा हुआ, या आपके मेल या लेटर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये इस बंदे का एड्रेस है। और फिर वहां जाकर के वो देखेगा कि हाँ यही एड्रेस है उस बंदे का, और आपको आपका जो लेटर है वो दे देगा, ठीक। ऐसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, ये काम करता है आपका आईपी। कंप्यूटर में आईपी का यूज होता है पता लगाने के लिए अलग अलग सिस्टम का, ठीक। और देखिए क्या है, आईपी और पीछे लिखा रहता है एड्रेस। तो आईपी, मैं आईपी ए लिख रहा हूँ, आईपी एड्रेस, ठीक। अब ये जो एड्रेस हमें पता चल रहा है कि आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट के प्रोटोकॉल का एड्रेस, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ क्या होता है, जब हम पीसी वन कोई फाइल सेंड करता है तो क्या होता, मान लो एक हाई भेजा उसने, HII, ठीक। तो ये हाई क्या होगा, ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और बन जाएगा पैकेट के रूप में। तो ये ऐसे नहीं जाएगा हाई पूरा, ये अलग अलग पैकेट्स में जाएगा हाई बन करके। और आगे पीछे हो सकता है, ये एच बीच में हो सकता है ये। बट राउटर पे जाने के बाद, राउटर से निकलने के बाद यहाँ तक पहुंचते समय वो वापस से ठीक हो जाएगा, हाई ही बन जाएगा पूरा, और इस सिस्टम में शो हो जाएगा। अब इस सिस्टम में कैसे शो होगा, क्योंकि इस सिस्टम की जो आईपी है 192.168.1.4, तो इसने पैकेट में लगा रखी है। फिर वो आईपी पे ही जाएगा, उसे पता है। और जब यहाँ आ जाएगा तो इसे पता चल जाएगा किसने भेजा है, क्योंकि डैश जहाँ से आया है उसका आईपी भी वहां पर लिखा रहता है। जैसे कि अगर हमें कोई पोस्ट करता है तो उसको भी अपनी आईपी लिखनी पड़ती है, ताकि अगर पैकेट किसी वजह से नहीं पहुंचता तो आपको वापस मिल जाए। ऐसे ही यहाँ पे भी है, ठीक। अब ये जो चलता है दो प्रोटोकॉल में चलता है, एक में चलता है आपका टीसीपी और एक होता है यूडीपी, ठीक। टीसीपी और यूडीपी ये दो आपके प्रोटोकॉल हो गए। अब जो टीसीपी होता है वो होता है आपका स्लो स्लो प्रोटोकॉल, और यूडीपी होता है आपका फास्ट प्रोटोकॉल। और ये जो टीसीपी होता है वो होता है आपका सेफ प्रोटोकॉल। ये उतना सेफ नहीं होता, ठीक। ये रिलायबल होता है, ये उतना रिलायबल नहीं होता है, ठीक। अब देखिए क्या होता है, जब आप टीसीपी से कोई चीज भेजोगे, तो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। अगर आप टीसीपी से कोई इमेज भेजोगे,
एक सेकेंड, ओपन हो रही इमेज। हाँ, टीसीपी से अगर आप कोई पैकेट भेजोगे तो देखिए यहाँ पे थ्री वे हैंडशेक हो रहा है। पहले कनेक्शन बना, फिर एक हैंडशेक आया, फिर एक रिक्वेस्ट गई, फिर एक रिस्पॉन्ड आया। इस तरीके से इसमें वर्क कर रहा है, थ्री वे हैंडशेक का यूज होता है। और यूडीपी में क्या होता है, आपकी रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स आया, इस वजह से फास्ट होता है। इसमें क्या होता है, वेरिफिकेशन होती है पूरी, तब ये कनेक्ट होता है। इसके डिफरेंस को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये देखिए, स्लो बट रिलायबल ट्रांसफर, फास्ट बट नॉन गारंटीड की, तो जो आपने पैकेट भेजा है वो वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, कोई गारंटी नहीं उसकी, और सबसे फास्ट होता है ये। अब देखिए, टिपिकल एप्लीकेशंस ईमेल और वेब ब्राउजर में इसका यूज होता है। और टिपिकल एप्लीकेशंस वो आईपी मतलब इंटरनेट कॉल, जैसे आप व्हाट्सएप से कॉल करते हो, या म्यूजिक स्ट्रीमिंग। और यहाँ पे देखिए यूनिकास्टेड मतलब एक, और यहाँ पे यूनिकास्टेड बहुत सारे एक साथ ये कनेक्ट कर सकता है। ठीक, ये देखिए इतने सारों को ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, ये सब कुछ कर सकता है यूडीपी प्रोटोकॉल। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे यूडीपी और टीसीपी के बीच का अंतर। और बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज जो होता है अभी टीसीपी ही होता है हमारे सिस्टम पे, यूडीपी का भी किया जाता है कई चीज़ों में। बहुत बहुत स्वागत है आपका दी रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। मैं एंडी ह्यूक, और आज हम बात करने वाले हैं मैक एड्रेस के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने नेटवर्क आईपीस के बारे में जाना था, इंटरनेट के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। आज हम बात करेंगे कि मैक एड्रेस क्या होता है और इसका क्या यूज है। तो ये राउटर अब हमने मान लीजिए कनेक्ट कर दिया है अपने इंटरनेट से। तो इंटरनेट क्या करेगा, हमारे राउटर को एक आईपी देगा, कोई भी आईपी हो सकती है, वो एक आईपी दे दी। ठीक, अब राउटर को तो एक ही आईपी मिली है, तो राउटर क्या करेगा, ये जो आईपी है लोकली अपनी एक आईपी सबको दे देगा, जो कि इसकी प्राइवेट आईपी होगी, सबको दे देगा, इस तरीके से सभी को एक एक आईपी दे देगा। ठीक, ये इसने दे दी। और ये तो हो गई इन सब की अपनी आईपी इंटरनल, और एक होगी इन सब की पब्लिक आईपी, वो दिखेगी जब वो इंटरनेट सर्व करेंगे, इंटरनेट पे होगी जो उनकी आईपी अपनी एक। ठीक, ये हो गई। ठीक, ये इनकी राउटर की आईपी, ये हो गई इनकी पब्लिक आईपी। ठीक, अब देखिए क्या होगा कि राउटर कैसे वेरीफाई करेगा पूरी तरीके से कि ये सिस्टम यही है, ये कौन सा सिस्टम है। तो इसमें यूज होता है मैक एड्रेस का भी, मैक का भी, कि डिवाइस का पता लगाने के लिए। अगर ये एंड्रॉयड फ़ोन है तो इसका एक अपना मैक एड्रेस होगा, अगर ये कंप्यूटर है तो इसका एक अपना मैक एड्रेस होगा, या अगर ये एक एंड्रॉयड टीवी है तो इसका एक अपना मैक एड्रेस होगा, या एक मैकबुक है तो इसका एक अपना मैक एड्रेस होगा। इन सबका एक एक अपना मैक एड्रेस होगा। ठीक, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा, जिसमें फर्स्ट 6 डिजिट जो होंगे, पहले 6 डिजिट वो होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो मैक एड्रेस है कहाँ का है, किस चीज़ का है। ठीक, लिनोवो का है कहाँ, या किसी अदर कंपनी का, ये दिखाएगा ऑर्गेनाइजेशन उसका। ठीक, और इसके बाद जो है नोट नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर स्पेसिफिक, मतलब कि ये एक स्पेसिफिक होगा जो आपकी, जो सिर्फ आपका जो डिवाइस है उसका होगा मैक, मेन उससे आइडेंटिफाई होगा। मान लीजिए लिनोवो का कोई फोन है, तो आगे का जो होगा ये होगा लिनोवो की आईपी, सॉरी लिनोवो का मैक, और जो पीछे होगा वो होगा आपके लिए आपके फोन की मेन आइडेंटिफिकेशन। ये पूरा मिलकर बनता है मैक एड्रेस। ठीक, आगे के 6 डिजिट, पीछे के 6 डिजिट, टोटल 12 डिजिट हो गए, जिससे ये पूरा प्रोसेस बनता है। इसके थ्रू ही आपको वेरीफाई किया जाएगा। अब जब कभी मान लीजिए किसी हैक आपके नेटवर्क में किसी हैकर ने कोई चीज़ हैक की, मान लीजिए कोई साइट हैक कर ली, तो अब उस साइट को तो आपकी आईपी मिलेगी, ये वाली। जब आपके वो नेटवर्क में से तलाशी लेने से पहले वो क्या करेंगे, सबसे पहले उस बंदे का मैक एड्रेस निकाल लेंगे। एक तो उन्हें इससे आसानी हो जाएगी। ठीक, एक क्या उसकी पब्लिक आईपी निकाल लेंगे। अब क्या होगा, जब आपके पास आएंगे तो वो देखेंगे कि इस टाइम पे पब्लिक आईपी किसको दी गई थी, इसे रेफर की गई थी, ये वाली पब्लिक आईपी इस आईपी को। ठीक, तो ये पकड़ा जाएगा इस तरीके से मेनली। तो इससे क्या होगा, भले ही आईपी एक हो, ये जो प्राइवेट आईपी दी हुई थी इसके थ्रू इस टाइम इस प्राइवेट आईपी को ये वाली पब्लिक आईपी दी गई थी जिस इस साइट पे अटैक हुआ था। ठीक, और मैक एड्रेस निकाल लिया तो इस बंदे के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है कि कौन सा फोन है, क्या है, या पीसी से कर रहा है तो कौन सा पीसी है, क्या है। अभी हम मैक एड्रेस का एक यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं।
मैक एड्रेस टाइप किया मैंने। ये देखिए, ये रहा, यहाँ मैक एड्रेस दिखाए जा रहे हैं आपको कुछ छोटे छोटे से। अगर आपके पास कोई मैक एड्रेस है तो किसी भी चीज का आप मैक एड्रेस, मैक एड्रेस चेक कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ दिखा रहा है आपको एक कमांड से। और कुछ साइट्स में जो मैक एड्रेस लुकअप जैसी की होगी, आपने यहाँ मैक एड्रेस टाइप करना है, एंटर करना है, आपको मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जिनमें आप मैक एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि मैक एड्रेस किस फोन का है, किस डिवाइस का। ये देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। जब आप यहाँ टाइप कर देंगे तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे मैक एड्रेस क्या है। बेसिकली मैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जिससे आपके सिस्टम का, आपका डिवाइस का वेरिफिकेशन होता है, जो कि अकेला आपका डिवाइस पता लगा जाता है कौन सा डिवाइस है। क्योंकि कंपनी बहुत सारी डिवाइसेस बनाती है तो हर डिवाइस का एक अलग मैक एड्रेस होता है जिससे वो डिवाइस वेरीफाई होती है। ठीक। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका द रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। और मैं एंडी हुक, और आज मैं बात करने वाला हूँ कुकीज़ के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कुकीज़ के बारे में, तो आज हम जानेंगे कुकीज़ क्या होती हैं। तो देखिए क्या होता है, जब आप किसी भी साइट पे लॉगिन करते हो तो वो एक सेशन जनरेट करता है आपके ब्राउज़र में। जिस सेशन से जब भी आप दोबारा अपने ब्राउज़र पे जाते हो तो आपको आईडी पहले से ही लॉगिन मिलती है, तो वो होता है इस सेशन के थ्रू। तो इस सेशन को ही कुकी कहते हैं मेनली। और इन कुकीज़ का कई जगहों पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर आपकी कुकी को किसी बंदे ने ग्रैब कर लिया तो वो विदाउट यूज़र नेम और पासवर्ड उस कुकी के यूज़ से लॉगिन कर सकता है आपकी आईडी से, बहुत ही ईज़िली तरीके से। बशर्ते वो कुकी तब तक चालू रहेगी जब तक आपने अपने वहाँ से लॉग आउट नहीं किया। अगर आप लॉग आउट कर दोगे तो कुकी बंद, और उसके वहाँ से भी लॉग आउट हो जाएगा। अब बेसिकली एक कुकी क्या होता है, ब्राउज़र में सेव होती है, जिसके थ्रू आप कहीं भी लॉगिन करते हो या कहीं भी जाते हो, कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो उसके ऊपर आपकी निगरानी रखी जाती है अलग-अलग कंपनीज़ द्वारा। उसी की तरह आपको फिर ऐड दिखाई जाती है। जैसे आपने देखा हो अमेज़न विज़िट किया, अमेज़न में एक टूल देखा कोई भी अच्छा-सा, वही टूल की ऐड हर जगह आने लग गई। वही चीज़ के ऊपर हर जगह रास्पबेरी पाई देखा, उसी की ऐड हर जगह आने लग गई। तो ऐसा क्यों होता है? कुकीज़ की वजह से ये होता है। आपके ऊपर जानकारी रख ली जाती है, आपको क्या-क्या चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें आप विज़िट कर रहे हैं, उसके बाद वही चीज़ें आपको आगे अलग-अलग जगहों पे दिखाई जाती हैं। तो बेसिकली कुकीज़ क्या करती हैं, जो होता है आपका यूज़र नेम पासवर्ड रख करके एक नया सेशन क्रिएट करती हैं। कुकीज़ क्या करती हैं, जो भी आप विज़िट करते हैं साइट, उन सबका एक डेटाबेस अपने पास छोटा-सा रखती हैं कैश मेमोरी में, अपने कैश में। ठीक। मैं आशा करता हूँ आप कुकीज़ का समझ गए होंगे। आगे मैं आपको बताऊँगा कुकीज़ कैसे ग्रैब की जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दी रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में, और मैं एंडी हुक, और आज हम बात करेंगे डीएनएस के बारे में। जी हाँ, डीएनएस के बारे में। तो चलिए जानते हैं डीएनएस क्या है। तो आपने देखा होगा, जब भी आप कभी अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं और उसके बाद किसी साइट पे जाना होता है तो उस पे लिखते हैं google.com या youtube.com, उसका यूआरएल लिख देते हैं और एंटर करते हैं। तो ये जो आप छोटा सा लिखते हैं google.com, youtube.com, यही है आपका डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। अब ये डीएनएस की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्या है वर्क इसका? देखो, आपने यहाँ पे google.com लिखा तो कभी भी आपके सर्वर के पास ये google.com नहीं जाएगा। सर्वर को पता ही नहीं है google.com क्या है मेनली। ठीक। मेनली जो होता है वर्क करता है आपका सारा आईपी पे। किस पे? आईपी पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे। तो ये डोमेन नेम सिस्टम हो गया डीएनएस। अब देखो यहाँ आते हैं। अब देखो ये है मेरा ब्राउज़र, मैंने इसमें सर्च किया है google.com, तो पता है क्या होगा, ये google.com जाएगा रिजॉल्वर के पास। रिजॉल्वर क्या करेगा, इसे चेंज कर देगा आईपी में। इसके बाद जाएगा ये रूट सर्वर पे। रूट सर्वर पे जैसे ही जाएगा, एक चीज़ बता दूं, पूरे वर्ल्ड में 13 रूट सर्वर हैं। ओके, 13 रूट सर्वर हैं। रूट सर्वर में जाने के बाद ये ना जब आपकी रिजॉल्व होती है ना आईपी, ये उल्टे में होती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर चेक करेगा कॉम गूगल, गूगल कॉम। अभी देखो कॉम है ना, तो ये चेक करेगा अपने उसमें कॉम का कौन सा है, जेनरिक सर्वर कॉम का कौन सा है, ये वाला है कॉम। ओके। तो फिर ये आपकी रिक्वेस्ट जाएगी कॉम के पास। कॉम पे आई, इसके बाद आती है आपकी ऑथोरेटिव सर्वर पे। ठीक। अब यहाँ क्या होता है ना, इस सर्वर पे ना एक ना टेबल होती है जिसमें एक तरफ आपका डोमेन नेम, एक तरफ आईपी होती है।
ठीक, डीएनएस और आईपी। जो आपने डीएनएस सर्च किया था उसकी आईपी दे करके आपके पास लोड हो जाएगी, रिजॉल्व सर्वर पे आया ये, और उसके बाद जो आपने लिखा था वही आपको यहाँ शो हो जाएगा आपकी साइट। अब देखो इसमें अब इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, मतलब क्यों हम यूज़ करें इसका, हम आईपी का यूज़ क्यों नहीं कर रहे डायरेक्ट, कि किस जैसे कि गूगल की आईपी हो गई, फेसबुक की आईपी हो गई, उससे हम सर्च क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो इन आईपीओ को याद रखना होता है बहुत मुश्किल। और देखो और ये आईपियाँ ना स्टैटिक नहीं रहती है, समय समय में चेंज होती रहती है काफ़ी कुछ टाइम बाद है। मान लो आज राम नाम का एक बंदा है, राम नाम के बंदे ने एक साइट बनाई। हम्म, मान लो इसने बनाई कोई भी ई कॉमर्स साइट, ओके, इसकी साइट चल गई, रैंक कर गई। अब इसने बनाई थी किसी एक पर्टिकुलर होस्टिंग पे, कोई भी हो सकती है होस्टिंग। अब ये इसे ना ये होस्टिंग पसंद नहीं आ रही है, ये होस्टिंग स्लो हो गई है, तो अब ये क्या करेगा ना, यहाँ से किसी दूसरी होस्टिंग पे चले जाएगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, इसकी आईपी चेंज हो गई, और अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब वो दूसरी होस्टिंग पे गया तो आपको आईपी याद रखना पड़ेगा उसका, है। अब इससे दिक्कत एक राम को क्या आएगी कि अगर यहाँ आईपी बेस्ड होता ना सारा, तो जो उस राम था, रैंकिंग की है राम की पहली वाली आईपी ने जो, वो हो जाती दिक्कत, क्योंकि उसकी रैंकिंग फिर घट जाती है अगर दूसरी आईपी हो गई है, नई आईपी आ गई है तो। बट इसी के लिए क्या यूज करते हैं, डीएनएस। अब क्या होगा, आईपी कितनी भी चेंज हो जाए पीछे, डीएनएस एक ही रहेगा, जो कि अगर google.com है तो गूगल ही रहेगा, और जो भी इसका राम ने बनाया है वही रहेगा मेनली, वो चेंज नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, राम की रैंकिंग बनी रहेगी, क्योंकि जितने भी सर्च इंजन है वो राम को राम के डीएनएस से जानते हैं, उसके आईपी से नहीं। ठीक, तो इससे क्या होगा, राम को बेनिफिट होगा, तो इसलिए भी हम डीएनएस का यूज करते हैं। बट मेनली जो डोमेन नेम सिस्टम है वो हम यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, ताकि हमें ना आसानी से याद हो सके। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, विंडोज CMD पिंग, google.com करता हूँ पिंग। जी, google.com को मैंने पिंग किया, तो देखो ये जो आई है ना आईपी, ये गूगल की आईपी, मैं चाहूँ ना इससे भी गूगल को सर्च कर सकता हूँ। यहाँ आया ना, नया पेज ओपन किया, पेस्ट किया और एंटर करूंगा, गूगल ही खुलेगा। बट बात क्या है यहाँ कि मेरे को अब मैं याद थोड़ा रखूंगा इसे 172.2.27.147, अब ऐसी वो 174, हाँ ऐसी मैं अलग अलग याद रखता रहा फेसबुक किन किन की, तो पागल हो जाऊंगा। इसलिए सबसे आसान तरीका मेरा क्या है कि मैं इनका डीएनएस याद कर लूँ, google.com, facebook.com, बस। तो यही है, ह्यूमन माइंड जो है अल्फ़ाबेट को जल्दी याद करता है, इसलिए हम मेनली इसका यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी मैंने जो आपको रूट सर्वर का ये बताया ना कि रूट सर्वर पे जाता है, ये तब जाता है जब आपके आईएसपी में आप पहली बार कोई साइट को सर्च कर रहे हो। मैं एक चीज़ बताया था आपको, जैसे कि यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं पहले, कंट्रोल एन से, हाँ ये है एक साइट, देखो गूगल लिखूंगा ना तो जल्दी से खुल जाएगा गूगल मेरे वेब ब्राउजर में। ठीक, मगर अगर मैं कोई नई साइट विजिट कर रहा हूँ जो कि मेरे एरिया में पहले किसी ने विजिट नहीं की है, तो क्या होगा ना, वो रिक्वेस्ट जाएगी रूट सर्वर पे। ठीक, वो रिक्वेस्ट जाएगी जो मैं पहली बार सर्च कर रहा हूँ, और सर्च करके मेरे पास आएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, बीच में मेरा आईएसपी भी आता है। ठीक, अब मैंने रेजर यूज करते हैं, हाँ तो ठीक, ये मेरा बीच में आईएसपी आ गया है, ये है मेरा आई एस पी। अब मैंने यहाँ से ना कुछ सर्च किया साइट, वो साइट में पहली बार सर्च कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आईएसपी से होते हुए रूट सर्वर से पूरा सर्च करके लाएगा। तो अब जो साइट आएगी ना उसे आईएसपी क्या करेगा, अपने कैशे, हाँ कैशे मेमोरी में सेव कर लेगा। अब देखो इसने अपने कैशे मेमोरी में से सेव कर लिया, तो अब अगर अगली बार सर्च करोगे ना तो बड़ी जल्दी खुलेगी वो साइट। तो ये जो रूट वाला हिसाब है ना, वो तब होता है जब आपके आईएसपी के कैशे मेमोरी में ये डेटा सेव नहीं है, कैशे में ये डेटा सेव नहीं है। अब कैशे का यूज क्यों किया जाता है, ताकि ना आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो बढ़े, थोड़ा आपकी सर्चिंग स्पीड है बढ़े। अब ऐसा होगा बार बार वहां जा रहा है और तेरह ही सर्वर है, तो उनके ऊपर लोड पड़ जाएगा सर्वर के ऊपर। तो ये है कैशे डिवाइड हो रखे हैं, कई सारे कैशे होते हैं जिनकी वजह से आपका जो डेटा है जल्दी जल्दी आ जाता है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ ये डीएनएस थोड़ा आप समझे होंगे।
बहुत बहुत स्वागत आपका जी रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। और मैं एंड्रयू पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्री वे हैंडशेक के बारे में। तो चलिए जानते हैं ये थ्री वे हैंडशेक कैसे वर्क करता है। तो एक ही आपको पिक्चर दिख रही होगी अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ आपको एक सर्वर और एक क्लाइंट दिख जाते हैं। अभी दोनों की स्टेटमेंट क्या है, क्लोज्ड। दोनों के दोनों क्लोज्ड है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले जो आपका क्लाइंट है वो वेट करेगा सर्वर के लिए। तो सर्वर क्या करेगा, अपने उसमें एक क्रिएट करेगा टीसीबी, ओपन टीसीबी क्रिएट करेगा, जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन कनेक्शन ब्लॉक को क्रिएट करेगा, ताकि वो रिसीव कर सके सिंक्रोनाइज पैकेट को। ओके। तो इसके बाद क्या होगा, वो वेट करेगा क्लाइंट के लिए। फिर आपका जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, वो एक टीसीपी क्रिएट करेगा और सेंड करेगा क्या, सिंक्रोनाइज पैकेज, SYN पैकेज। जब वो सिंक्रोनाइज पैकेज सर्वर के पास पहुंचेगा तो सर्वर उसे रिजॉल्व करेगा और क्या करेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेंड करेगा और साथ में ही अपना सिंक्रोनाइज पैकेट सेंड करेगा। जब किसी क्लाइंट को उसका एक्नॉलेजमेंट पैकेट मिल जाएगा तो वहां पर कनेक्शन हो जाएगा स्टेबलाइज। बट अभी सर्वर से स्टेबलाइज नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या करेगा, जो सिंक पैकेट आया था सर्वर का, उससे क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा और सिंक पैकेट का सर्वर को वापस, और वहीं पर ही आपका कनेक्शन हो जाएगा स्टेबलाइज, जिससे दोनों के बीच में हो जाएगा कनेक्शन बन जाएगा। ओके, तो मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।